जय हिंद साथियों, मैं हेमानंद गौरी आपका लॉ स्कूल सीजी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्रशासनिक विधि के तहत पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे कहा जाता है लोक निगम। देखिए, भारत जो देश है वो विकासशील देश है। अब यहाँ पे क्या है, लोक कल्याण हमारे संविधान का मुख्य तत्व है या मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण किया जाए। अब लोक कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो है विकास की। और ये जो विकास है वो कैसे होगा, जब हम लोग की बात कर रहे हैं या जनता की बात कर रहे हैं तो उनके लिए किसी ना किसी निगम की हमें आवश्यकता होती है, या कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो संस्था है, देखिए लोक निगम क्या है आपका। लोक निगम एक ऐसी मिश्रित संस्था है जो व्यापारिक कंपनी की तरह कार्य करती है, लेकिन एक सरकारी तंत्र के या विभाग के अंतर्गत यह आता है। तो यह व्यापारिक कंपनी और सरकारी विभाग का एक मिश्रित स्वरूप है जो लोक निगम के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ देखिए कि पब्लिक कॉरपोरेशन आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक प्लस कॉरपोरेशन या लोक प्लस निगम। पब्लिक का अर्थ होता है आपका जो जनता, सामान्य जो जनता है उनके हिसाब से, और कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है आपका, निरंतर प्रगतिशील व्यापारिक संगठन, अर्थात कि जो लगातार क्या कार्य कर रहा है और वह प्रगतिशील स्वरूप को प्रदान कर। तो यह चीज़ें क्या हैं, जनता के लिए जिस प्रकार का निगम की स्थापना की जाती है उनको कहा जाता है आपका लोक निगम। तो एस धनेवा वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली 1981 के मामले में पब्लिक कॉरपोरेशन या आपके लोक निगम को परिभाषित किया गया। इस केस के माध्यम से बताया गया कि लोक निगम कौन होता है। लोक निगम एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो बोला गया कि कृत्रिम व्यक्ति होता है, राज्य द्वारा इसको सृजित किया जाता है या बनाया जाता है, और यह जिसका जो व्यक्तित्व होता है वह उसके हिसाब से इस पर वाद लाया जा सकता है और इसके विरुद्ध भी वाद चलाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त उसे संपत्ति ग्रहण करने, धारण करने, उसे हस्तांतरित करने, संविदा करने, वाद किए जाने और ऐसे अन्य शक्तियाँ और विशेषाधिकार के प्रयोग करने की भी हैसियत होती है। जैसे का इसका सृजन करने वाली विधि द्वारा इसमें प्रदत्त किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि एक प्राकृतिक व्यक्ति को प्रदत्त किया जा सकता है। तो अब इसका उद्देश्य की बात करते हैं। तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के मामले में बताया गया कि लोक निगम देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार से लोक निगम समाज सेवा का कार्य करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी संस्था है जो अर्ध सरकारी होती है तथा जो इसका उद्देश्य है वह क्या होगा कि उद्योग को जनता के हित के लिए बनाना। किंतु यह संसदीय विवेचना से दूर होता है और इसकी जो स्थापना होती है वह कैसे होती है, किसी परिनियम के द्वारा की जाती है तथा इसको विभिन्न योजनाओं की उन्नति का दायित्व प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इसे हम कह सकते हैं कि हम लोक कल्याण के कृत्यों की उन्नति करने वाली इसे संस्था कह सकते हैं। और भारत जैसे देश के लिए इनका महत्व है। भारत की नीति है कि प्रजातंत्रात्मक समाजवाद की स्थापना, इसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का सृजन होता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में या इसकी विशेषता के बारे में। तो आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमें बताया है। क्या कहती है इसकी विशेषताएं? पहला, कि यह राज्य के द्वारा गठित होता है। दूसरा, कहा गया कि इसका व्यक्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न होता है, अर्थात कि भिन्न व्यक्तित्व इसका होता है। फिर कहा गया कि ये एक स्वायत्त संस्था होती है। फिर कहा गया कि इसके विरुद्ध क्या है, वाद लाया जा सकता है और इसके लिए वाद चलाया जा सकता है। इसके खिलाफ वाद लाया भी जा सकता है और इसके द्वारा वाद लाया भी जा सकता है। फिर कहा गया कि लोक निगम का ना तो कोई शरीर होगा और ना ही कोई मस्तिष्क, इसके लिए इसकी प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से इसको कार्य करवाया जाएगा। तो और कहा गया कि इसे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में लाया जा सकता है, राज्य पद के अंतर्गत।
फिर कहा गया कि जो लोक निगम के कर्मचारी जो होंगे वह सिविल पद धारित नहीं कर सकते हैं। लोक निगम को कभी भी नागरिक नहीं कहा जा सकता है और संविदात्मक और अकृत्य से संबंधित दायित्व लोक निगम के विरुद्ध सृजित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके लोक निगमों का वर्गीकरण के बारे में। तो इसकी विविध कार्यों के आधार पर इसे हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक, अब वो 4 वर्ग क्या है आपका? पहला वाणिज्यिक निगम, दूसरा है आपका विकास निगम, तीसरा है आपका समाज सेवा निगम और चौथा है आपका वित्तीय नियम। तो इस प्रकार कुल हमारे पास है ये 4 प्रकार के 4 वर्ग होते हैं लोक निगमों के। तो इसमें आपका पहला है वाणिज्यिक निगम, दूसरा है विकास निगम, तीसरा है समाज सेवा निगम और चौथा है आपका वित्तीय निगम। अब इन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं वाणिज्यिक निगम क्या होता है। यह समूह उन निगमों को शामिल करता है जो वाणिज्यिक कृत्यों का निर्वहन करते हैं, जैसे आपका एयर इंडिया, LIC, HMT, हिंदुस्तान मशीनरी टूल, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जैसी चीज़ें। तो अब बात करते हैं विकास निगम के बारे में। विकास निगम क्या होता है? वह निगम जो नागरिकों को या नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए गठित किया जाता है, जैसे कि आपका ONGC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन। तीसरा है आपका समाज सेवा निगम, जो है वह निगम जो नागरिकों को समाज सेवा प्रदान करता है और समाज सेवा निगम के नाम से जाना जाता है, जैसे आपका है स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आपका हाउसिंग बोर्ड, जो आपको क्या है सामाजिक सेवा प्रदान करती है। और यह सेवा क्या है कि देखिए, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस प्रकार के निगमों का एक उदाहरण है। और इस निगम की स्थापना के माध्यम से क्या किया जाता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी को लाभ प्रदान करना जो बीमारी, प्रसूति या सेवा के दौरान किसी भी क्षति से ग्रस्त हो जाते हैं। अब जो आपका चौथा है वो है वित्तीय निगम। वित्तीय निगम वो संस्थाएं होती है जो कि करेंसी नोट या धन विषयक सुरक्षा या सिक्योरिटी के संबंध में संनियंत्रक का नियम बनाती है, जैसे आपका हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख लोक निगमों के बारे में। तो पहला है आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर वैली निगम। बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के राज्यों में दामोदर घाटी और नदी का विकास करने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट 1948 द्वारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निगमित निकाय का सृजन किया गया था। दामोदर नदी अपनी विध्वंसकारी प्रवृत्ति के कारण सुप्रसिद्ध है। बिहार का अवक्षारण करती है और बंगाल में बाढ़ लाती है और इस प्रकार इन दोनों राज्यों में यह विध्वंस और विनाश का कारण बनती है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का सृजन इस क्षेत्र के विकास और नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं हम ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। यह भी क्या है? भारत का एक मेन पब्लिक कॉरपोरेशन है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1959 में और इसके द्वारा 1956 के पूर्व स्थित निकाय को समाप्त कर दिया गया था। इसके पहले ONGC के पहले दूसरी जो संस्था थी उसको क्या किया गया? 1956 में समाप्त कर दिया गया और 1959 में ONGC की स्थापना की गई थी। इसमें आपके होते हैं एक अध्यक्ष होता है या एक चेयरमैन होता है प्लस 2 इनके मेंबर होते हैं। इनमें जो सदस्यों की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इसकी अवधि तथा कार्यकाल नियम भी जो केंद्र सरकार है उन्हीं के द्वारा निर्मित की जाते हैं और कराधान की दृष्टि से ये एक कंपनी के समान मानी जाती है ONGC को। अब ONGC का मुख्य कार्य है पेट्रोल का उत्पादन तथा विक्रय इसी के अधीन होता है और यह क्या है कि योजनाओं का निर्माण तथा उन योजनाओं को लागू करना, इसके विकास और संगठन का पूर्ण प्रयत्न करना भी इन्हीं का ONGC का कार्य है। और इस निगम की जो महत्वपूर्ण विशेषता है या जो मुख्य उद्देश्य है वह है जन उपयोगिता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह भी क्या है? आपका एक लोक निगम है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि यह बैंक नोटों का निगमन करती है, उसको विनियमित करती है, साथ ही साथ भारत में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करती है, इसको सुनिश्चित रखने का और उसके दृष्टिकोण के लिए संचित कोषों का
बनाए रखना तथा सामान्य रूप से मुद्रा और साख प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए क्रियान्वित करना इसका मुख्य कार्य है। और यह बैंक एक निगमित निकाय है और यह इसकी एक सामान्य मुहर होती है और साथ ही साथ यह वाद स्थापित कर सकती है और इसके नाम पर वाद स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है अब सामान्य भाषा में SBI। तो 1955 में यह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अधीन इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्य कार्य क्या था कि गांव और शहरों में जनता को समुचित लाभ प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किससे संबंधित? बैंकिंग सेवाओं से। और यह जो बैंक है वो रिजर्व बैंक इंडिया जो RBI है उसके प्रतिनिधि के रूप में धन संग्रह तथा वितरण का कार्य करता है। प्रतिवर्ष इसे केंद्रीय सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष अपने आय और व्यय का ब्यौरा लेखा परीक्षक के विवरण के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। इस विवरण में वार्षिक लाभ तथा हानि का ब्यौरा रहता है। तो यह सारी चीजें आपकी थी लोक निगम के प्रमुख लोक निगमों से संबंधित। और इसी प्रकार के बाकी के प्रशासनिक विधि से संबंधित वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट प्रशासनिक विधि में जाएं और वहां पर जाकर आप इस प्रशासनिक विधि से संबंधित अन्य विषय के वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं मैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर मेंबरशिप प्रोग्राम। थैंक यू।